हाँ जी। All right, ma'am. So we are live now. Give me a cue जब start करना. Yep, please go ahead. Assalamu alaikum everybody. I welcome you all on the platform of Mahir Nafsiyat and the platform of Noor International University. My name is Dr. Ilishwa Hania, and we are going to talk about a very interesting topic today. I have a very worthy guests that are going to talk about on a very interesting topic. आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक से पहले इसको इंट्रोडक्शन देने से पहले एक छोटी सी बात का जिक्र करती चलूं, जिसके बारे में बहुत जब हम पैदा हुए थे तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंसान कैसे इस जमीन पर आया था। जब हम आए थे इस जमीन के ऊपर तो एक छोटा सा वाक्य है जो हम कुरान मजीद में भी पढ़ते आए हैं और हमें अपने बुजुर्गों ने भी बताया कि किस तरह से जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो उस वक्त फरिश्तों ने क्या कहा था। फरिश्तों ने कहा था कि आप एक ऐसी मखलूक की तख्लीक करने जा रहे हैं जो कि एक जमीन पर फसाद बर्पा करेगी और इसके अंदर कैपेसिटी होगी, इन अदर वर्ड्स इसके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो इस जमीन पर फसाद बर्पा करे, लड़ाई झगड़े करे। तो तब अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं इस इंसान को, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और वो बात क्या थी कि वी वर बॉर्न एज अशरफुल मखलूकात, कि हमें कैपेसिटी दी गई थी फॉर डूइंग गुड एंड द बैड ऑन द इक्वल बेसिस, कि हम अच्छा भी कर सकते हैं और हम बुरा भी कर सकते हैं। ऐसी ही कैपेसिटीज के साथ जब हमें दुनिया में भेजा गया तो तब जब हम में से ही कुछ लोग जिन्होंने उन कैपेसिटीज में से बुराई की कैपेसिटीज को ज्यादा प्रेफर किया ऑन द इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद देयर ओन लाइव्स, और जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज किया और उसके अंदर जब उन्होंने अपनी चॉइसेस देखी और उनमें से उन चॉइसेस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं थे, ऐसी सिचुएशन में उनको कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस मिले जो कि इक्वली डिजर्विंग भी थे। एक शेर याद आता है जिसमें जिससे बहुत एक खूबसूरती से इसी बात को बयान किया गया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। वही दर्द दिल रखने वाले हम में से ही कुछ इंसान और अशरफुल मखलूकात ऐसे हैं जो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनकी जिंदगी की चॉइसेस उनके लिए ऐसी रही कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको अपनी जिंदगी में फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग आज हमारे पास हैं, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट। one of them is Mr. Adil Ali. He is a very renowned psychologist running a very valuable platform that's known as Mahir Nafsiyat also. He is also working in Punjab Prison Department. So in many other departments as well, worked in virtual university, and he did his MS in clinical psychology from Foundation University, acquired many other certificates like moving your practices online, dealing with the coronaviruses and challenges associated with it, and the understanding of violence and irrational behavior. Some of the these are some of the certification that he has acquired lately. Other than that, we have another variable guest over. His name is Sir Almas Irfan. He's also a psychologist working since 2019, and he's serving currently as a psychologist also. He's also teaching in in Noor International University. He's enrolled in PhD. Hopefully, it will be completed very soon, and we will be calling him Dr. Almas Irfan, inshallah. He has also acquired MPhil with applied psychology, and there is a very long introduction, and he has been working as a psychologist for a very long time. Okay, so as we start with this topic, I want to welcome my both guests. Thank you so much for joining us today.
Thank you, Dr. Alishma. Thank you so much for So the having us. topic is the role of a psychologist in prison. जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वी आर ऑल लिविंग इन अ काइंड ऑफ प्रिजन, और हम बड़ा अच्छी तरह से एप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से जब एक इंसान को टोटली कट ऑफ कर दिया जाए अपनी जिंदगी के तमाम मामूलात से, और उसको टोटली कट ऑफ करके एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर आप जब ले आते हैं, तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह वो अपनी जिंदगी को देखता है, उसका जो पर्सपेक्टिव हो जाता है जिंदगी को देखने का, उससे गुजरते हुए हम बड़े अच्छे तरीके से अपने जो वो लोग हैं, वो इंसान जो इस वक्त प्रिजन्स के अंदर हैं, उनसे बड़ा अच्छी तरह एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन विद इन दिस सिचुएशंस जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है साइकोलॉजिस्ट का। साइकोलॉजिस्ट की जॉब ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, उनको ऐसी बातों को और ऐसी इमोशंस को हेड ऑन डील करना पड़ता है जो कि बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। और फिर ऐसे लोगों से डील करना जो कि अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट सिनेरियो से गुजर के आज एक उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं, जो जिनकी उनकी लाइफ की चॉइसेस ने जिनको उनको यहाँ तक लीड किया था। सो सर, प्लीज शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस कि आपका एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, और हाउ आर यू डीलिंग विद इट? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Ma'am Alishba, for having us. First of all, I would like to say कि जो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल है वो इस सोसाइटी के अंदर इन जनरल ही बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वी नोटिस देम कि आजकल इट्स एवरीडे फिनोमिना। हर बंदा कहता है जी मुझे डिप्रेशन हो गई है, एंजाइटी हो गई है। और दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 इट ओनली मेड द सिचुएशन वर्स फॉर एवरीवन। वी नो कि लोगों के जो सिचुएशन है मेंटल हेल्थ वाइज, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। और जिस तरह के आपने भी कहा कि कोविड एक्चुअली टॉट अस के और हेल्प अस टू रिलेट विद द पीपल विद सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो कि इस वक्त प्रिजन्स के अंदर है। मैं खुद भी कोविड के दौरान क्वारंटाइन रहा हूँ फॉर 14 डेज, सो आई कैन ऑल्सो रिलेट के इतने ढेर सारे लोग जिन्होंने इस क्वारंटाइन पीरियड को या कोविड पॉजिटिव होकर जो टाइम गुजारा है, so that is gives them the feel के how a person inside a prison feels। ठीक है जी, कि जब आप एक कमरे में बंद हो जाएं ड्यूरिंग क्वारंटाइन, तो आप समझ सकते हैं कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। so all those limitations that the quarantine puts on a person, it's actually worse inside a prison because क्वारंटाइन तो शायद 14 डेज के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट्स लोगों की 25 ईयर्स तक भी रहती हैं और कई लोग इससे भी ज़्यादा जेल्स के अंदर रहते हैं। सो डैट आई थिंक इज़ वेरी वर्स। सो हमारा रोल इंतहाई क्रिटिकल हो जाता है इन लोगों के साथ, बिकॉज they don't have many people to talk to generally, many people they can trust। जेल्स की पॉपुलेशंस नो डाउट बहुत ज़्यादा है, वी सी अ लॉट ऑफ ओवर क्राउडिंग इन द जेल्स, लेकिन एट द सेम टाइम देर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं इनसाइड अ जेल। सो होता ये है कि लोग फिर दे डोंट टॉक मच। कई लोग होते हैं दे keep with themselves, they don't like the population around them, so they tend to like do not they tend to not talk much इन दी एंड। सो फिर उससे ये होता है कि वो फिर डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, आइसोलेट करते हैं खुद को। और जो डिफरेंसेस हैं, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज एक शख्स जो अपने घर की सेटिंग में था या अपने ऑफिस की सेटिंग में था रूटीन में, नाउ दैट पर्सन इज इनसाइड अ प्रिजन। ठीक है, वो पूरा माहौल ही उसका बदल गया। और उसके बाद दैट सोशल सपोर्ट ग्रुप दैट ही हैड अराउंड, उसका मोबाइल फ़ोन, दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल फोन्स इनसाइड द जेल। फिर उसके बाद उसकी फैमिली के साथ जो उसकी मीटिंग्स होती थी या जो उसकी गपशप होती थी अपने घर वालों के साथ ऑन एवरी डे बेसिस, दैट इज़ नो लॉन्गर देयर। उसके पास काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू टॉक, काफ़ी लिमिटेड एक्सेस होती है टू टॉक टू देयर फैमिलीज, टू टॉक टू देयर लव्ड वंस। सो वो कनेक्शन जो है ना, वो काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाता है। So that causes a lot of stress, that causes a lot of questions in their mind कि अब क्या करें। और this time is particularly dangerous as well, because अगर वो बंदा अच्छे तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करता या कोप नहीं करता उस सिचुएशन से, तो फिर वो मेंटल एलिमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर मसाइल की तरफ। सो हमारी कोशिश ये होती है कि उस शख्स को जैसे ही कोई शख्स जेल के अंदर इंटर होता है, उसको वहीं से वी ट्राई टू cater that
कि हम उसको थोड़ा सा वहीं से गाइड करना शुरू कर दें, उसके एडजस्टमेंट इश्यूज में उसकी हेल्प करें और कोशिश करें कि उस शख्स को किसी किस्म का कोई मसला ना हो जेल के अंदर। और वी इवन अटैच देम विद पीपल जो कि दे कैन ट्रस्ट, whom they can trust, ताकि वो बातचीत शुरू करे और अपने जो अंदर उसकी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, जो रिसोर्सेज की एक्सेस है, we try to provide those inmates with those access as well। इससे ये होता है कि वो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर रोल कि हम उसको इनिशियली थोड़ा सा ओरिएंट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से और राइट रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करते हैं। सो अलमास, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू जी इट? हाँ, इसमें इसके अलावा जो सबसे पहला हमारा क्रिटिकल टास्क होता है वो होता है स्क्रीनिंग। जो ही जेल के अंदर कोई कैदी आता है उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग के एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें हम उसके मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसके अलावा उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, ड्रग एडिक्शन और इसके अलावा जो उससे रेलिवेंट कोई भी इशू है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। मेजर हमारे यही पार्ट होते हैं। तो स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि अगर तो हमें पता चल जाए कि ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी उस चीज़ के साथ आ रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ के साथ आ रहा है, तो हम उसको उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डील करें। फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो प्रिजनर, हमें स्क्रीनिंग के थ्रू ये पता चलता है कि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है या उसकी पास्ट हिस्ट्री है, तो वो हमारे लिए जो होता है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उसमें हम उसको उसके मुतलका जो है उसके मुतलका बैरिक वगैरह में वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं और उसको जो है फर्स्ट एड जो है वो साइकोलॉजिकली हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है जब जेल में न्यू एडमिशन या नए कैदी आते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। तो उन एडजस्टमेंट इश्यूज को हम रिजॉल्व करने के लिए उनको अप्रोप्रिएट जो है वो साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है अगर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मेडिकल ऑफिसर होता है, वहाँ पे हम उसको रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि जब वो लोग आते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वहाँ पे काफी ज्यादा उनको एडजस्टमेंट इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं और इसके अलावा भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे जो फेस करने पड़ते होंगे। इवन जब ऐसा होता है कि आपने जुडिशरी सिस्टम ने एक आपको अनाउंस कर दिया कि यस यू आर गिल्टी, और उस कंडीशन ने एक जो भी विक्टिम है, जो एक्यूज्ड विक्टिम है, उसको ये रियलाइज नहीं हो पाता कि मेरे साथ जो हुआ है दैट वाज फाइन और ये जो मुझे सजा मिली है ये ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, उस लेवल पर नहीं आ पा रहे होते। तो उस लेवल को का अचीव ना होना क्या आपके साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक हिस्सा होती है कि उनका जो उनको उस वक्त एक सजा सुनाई गई है वो उससे किस तरह उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो? सो आई थिंक इसमें ये होता है कि इट्स नॉट अ सडन प्रोसेस कि आप एकदम से जाएं जेल के अंदर और आपका आज फर्स्ट डे हो एंड यू नो कि आपको इतने अरसे की सज़ा हो गई है। डजंट वर्क लाइक दिस। होता प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ये है कि एक शख्स जो जेल के अंदर आता है तो वो अंडर ट्रायल होता है। जब वो इंटरेंट होता है न्यू तो वो अंडर ट्रायल होता है। द ट्रायल गोज ऑन, इट टेक्स मंथ्स। कुछ केसेस के अंदर कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ में कुछ लेट होता है, बट एटलीस्ट अगर बहुत जल्दी भी हो तो इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स फॉर अ वर्डिक्ट टू कम कि वेदर वो बंदा गिल्टी है या वो इनोसेंट है। अगर गिल्टी है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड होती हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान। सो होता यह है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द पर्सन हैज एडजस्टेड वेल इन द जेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो जब वो टाइम गुजर जाता है 6 महीने का या 3-4 माह का, जब वो कन्विक्ट होता है, व्हेन ही इज अ कन्विक्शन के भी अब वो कन्विक्ट है और उसके इतने सालों की सज़ा हुई है या लेट्स से खुदा न खास्ता सज़ाए मौत हो गई है, राइट। सो वो सारी चीज़ें वी केम कम टू नो आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल जो कोर्ट में चलता है। जब वो प्रोसेस गुजर जाता है तो उस दौरान में वी मेक श्योर कि वो बंदा दैट पर्सन गेट्स एडजस्टेड इन द जेल। अब नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि जो उसकी कन्विक्शन है उससे वो कितना एक्सेप्ट करता है। फिर now these days I'm working with people जो कि सजाए मौत होते हैं। जिस दिन उनको वो सेंटेंस होता है आई वर्क विद देम राइट अवे। इट्स माय रोल कि मैं उनके साथ उसी दिन से एक सेशन करूं ताकि वी हेल्प देम। और दूसरी चीज़ ये कि वी आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप, कि उनकी कैसी उस दिन फीलिंग्स होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होती है। सो वी हैव नोटिस के पीपल are adjusting well most of the times. They are mentally prepared for it. During their time, during their trial period, they get to know कि जो उन्होंने crime किया है उसकी what could be the possible punishments for that.
और फिर वो उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर भी कर चुके होते हैं काफ़ी हद तक। जो नहीं कर पाते फिर वी हेल्प देम विद दैट। और देयर आर आल्सो ग्रुप्स, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिस तरह के किसी शख्स को अगर साइकोसिस है या मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की, राइट, कुछ सीवियर मेंटल इलनेस है, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी हैंग्ड, उसको फांसी नहीं हो सकती। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जहाँ पे हमारा रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर एक शख्स है, वी नो कि उसको कुछ स्किज़ोफ्रेनिया या इस टाइप की कोई सीवियर मेंटल इलनेस है, सो वी कैन फ्लैग दैट पर्सन एंड इवन उस बेसिस के ऊपर उस शख्स की जो फांसी के ऑर्डर्स हैं वो भी रिवर्ट हो सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि अगर उस शख्स को मेंटल इलनेस है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा रोल है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कन्विक्शन एंड ड्यूरिंग द ट्रायल, दैट इज वेरी क्रिटिकल। हम उसको उस पूरे इसमें प्रोसेस में साथ लेके जरमास। राइट। जी जी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम डाटा उठा के देखें सुइसाइड का, तो हमें पता चलता है, क्योंकि इसमें हमने एक रिसर्च भी की थी, तो हमें पता चला कि जो जब जूं ही जो कैदी जब फर्स्ट आता है, अंडर ट्रायल आता है, तो उसका ये होता है कि वो जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं या इवन फर्स्ट फ्यू डेज वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। और सुइसाइड के जितने भी जेल में इंसिडेंट हुए हैं वो फर्स्ट फ्यू डेज में हुए हैं या मंथ के अंदर हुए हैं। तो ये हमें बताता है कि जब न्यू एडमिशन या न्यू कैदी जो भी अंडर ट्रायल आता है, उसके फर्स्ट डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि क्रिटिकल होते हैं उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि वो एडजस्टमेंट इश्यूज फेस कर रहा होता आई थिंक बहुत थैंक यू बड़ा सो मच। डिफरेंस है इनका ना, कुछ एनवायरमेंट्स का। है। हाँ, और जी दूसरा ये कि सोशल सपोर्ट, क्योंकि सोशल सपोर्ट मैं समझता हूँ कि बहुत ही वाइटल वेरिएबल है। और वो जो है वहाँ पे जो जेल के अंदर आते हैं वहाँ पे सोशल सपोर्ट एक कह लें कि वो कम हो जाती है, उस लिहाज से नहीं होती। खास तौर पे उनके अंदर ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनकी मुलाकात नहीं आती, कोई मिलने नहीं आता जेल से। उनके ज़्यादा हम देखते हैं कि वो ज़्यादा जो हमारा साइकेट्रिक वार्ड है उसके अंदर वो ज़्यादा एडमिट होते हैं। सही। तो मतलब ओवरऑल जब आपके पास एक आता है जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, उसके बाद आप लोग उसको एक कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारते होंगे, अपनी असेसमेंट करते होंगे कि जनाब इसका इस वक्त साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो किस लेवल पर इस वक्त मौजूद है, उसकी मतलब मेंटल स्टेट क्या है। तो उसके लिए कोई आप लोग असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज करते हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे सबको गुजारा जाता है, या कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है जो टेलर मेड आप लोग डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन एवरी एक्यूज पर्सन? जी, सो इसमें इस तरह से है कि वी डू हैव अ परफॉर्मा जो कि हमने खुद डेवलप किया है, दैट इज बेसिकली एन स्क्रीनिंग परफॉर्मा, जिसमें ओवरऑल मेंटल इलनेस के बारे में उसको स्क्रीन आउट किया जाता है कि वेदर दैट पर्सन हैज़ एडिक्शन, yes, no, whether that person has any kind of mental illness from the record, या मतलब पास्ट में उसको कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी, क्या वो कोई मेडिकेशंस खा रहा है, कोई मेंटल हेल्थ वाइज एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस, क्या उसके बाजुओं पे या कहीं पे बॉडी के ऊपर कहीं पे कोई कट्स हैं, सेल्फ हार्म की कोई मौजूद है, कोई निशान है इस तरह की कोई चीज़, सिग्नल्स। सो वी आल्सो चेक दोज। उसकी ड्रग हिस्ट्री है, फिर हम उसकी रिलीजियस ओरिएंटेशन भी देखते हैं, फिर इसके अलावा हम उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं कि how is that person doing right now. So ये process है initially for every prisoner who enters into any jail of Punjab। ये आजकल ये process हमारे पास चल रहा है, ठीक है। इसके बाद we also do के if we figure out कि someone is like suffering from something या someone has do not have like normal findings या एडिक्शन में है या फिर किसी और मेंटल इलनेस में, सो वी कैटेगराइज देम राइट अवे कि नंबर वन कि ये शख्स या तो एडिक्ट है, तो दैट एडिक्ट पर्सन नीड्स टू बी गेट डिटॉक्सिफिकेशन, उसको मेडिकल ऑफिसर के पास भेजा जाता है इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी विड्रॉल सिम्टम्स और एनीथिंग, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। और राइट अवे जैसे ही वो विड्रॉल मेडिकल ऑफिसर मेडिकल फ्लोर से क्लियर होता है, फिर दैट पर्सन कम्स बैक टू साइकोलॉजिस्ट, फिर उसकी काउंसलिंग और थेरेपी के सेशंस जो होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, दे आर कंडक्टेड। उसके अलावा जो मेंटल इलनेस वाले होते हैं, तो वी डू अ डिटेल्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर देम। उसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नॉर्मली भी यूज़ किए जाते हैं, वो सारे यूज़ होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन पॉपुलेशंस के लिए हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स ऑफेंडर्स के लिए जो रिस्क असेसमेंट टूल्स होते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा पेरोल असेसमेंट्स होते हैं हमारे, उसके लिए भी कुछ स्पेशल डिवाइस इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अब्रॉड में यूज़ किए जाते हैं। सो वी आर रेप्लिकेटिंग दोज tools here as well for the time being, because indigenous tools अभी तक डेवलप नहीं हुए। वी आर लाइक दी
pioneer batch of psychologists working in the prisons. तो अभी तक ऐसे tools develop नहीं हुए. We are also working on those, लेकिन it will take some time. So right now वो जो tools हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो होते हैं self harm वाले या फिर ऐसे लोग जो who have a tendency of suicidal or homicidal ideations, so we keep them in the high risk barracks. तो उनकी हम confinement ही ऐसी जगह पे करते हैं ताकि वो या तो खुद को या किसी भी शख्स को नुकसान ना पहुंचा सके. Almas, do you want सही. to add something to it? जी हाँ, बिल्कुल यही सारी उसमें हैं चीज़ें। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा लिमिटेशन है कि हमारे इंडिजिनस टूल्स नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि प्रेजेंट सेटिंग में रिसर्च बहुत कम हुई है, और अगर हुई है तो वो इतनी क्वालिटी रिसर्च नहीं है कि उसकी बेस पे हम कोई पॉलिसी मेकिंग या उस तरह की जा सके। ज़्यादातर स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो ही रिसर्च करती है उस पर। और हमें यहाँ पे अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो टूल्स हम अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो ना होने की वजह से उस तरह हम क्वालिटी असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल हम विद लिमिटेशंस कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह उनको यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि पेरोल असेसमेंट के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर हम जब पेरोल असेसमेंट हम सबमिट करवा देते हैं या उसके नीचे हम उसकी लिमिटेशंस को भी मेंशन करते हैं कि ये इसकी लिमिटेशन है इसकी, ताकि वो डिसीजन मेकिंग के वक्त उस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए। सही। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। एक तो मुझे भी बड़ा कुछ लर्न करने को मिल रहा है बीच में। एक तो आपने बताया कि एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से आप उनको गुजारते हैं और आपको पता चलता है कि इस वक्त वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बात सर की बहुत अच्छी मुझे लगी कि आप लोग, क्योंकि अब बाहर का सोशल सपोर्ट का सिस्टम खत्म हो जाता है, तो विद इन द सिस्टम आप उनके ग्रुप्स बना देते हैं या उनको ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिनके सिमिलर पैटर्न्स हों या जो कि एक दूसरे को बेहतर बना सकें। ऐसे ग्रुप्स के साथ उनको दीज आर वेरी एफिशिएंट स्टेप्स जो आप लोग ले रहे हैं, गिवन दैट कि हमारे पास पीछे कोई बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, असेसमेंट के हमारे पास मॉड्यूल्स नहीं है जो कि इंडिजिनस लेवल पर हों। तो ऐसी सारी कंडीशंस के दौरान आप लोग फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रिजन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर हम में से कोई यंगस्टर्स जैसे जो अब पढ़ रहे हैं, जो मास्टर्स करके निकल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमें फोरेंसिक साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, हम कहाँ पढ़ें जाके। तो आई डू नॉट हैव एनी आंसर, क्योंकि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी हो जो स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक साइकोलॉजी में ऑफर करती हो। So, to become a psychologist in this field, what do you suggest one should do? अच्छा, इसमें ये है कि पहले तो ये देखना होगा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। जो साइकोलॉजिस्ट की जैसे हम रिक्रूटमेंट हमारी हुई तो वो प्रोसेस क्या था। तो इसमें है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, और उसका बेसिक क्राइटेरिया जो होता है, जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी तो इसमें तो यही था कि मास्टर इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और प्रेफरेबली क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उसमें ये था, और वो अमूमन जिस तरह बाकी जॉब्स की रिक्रूटमेंट होती है ये भी उसी तरह से होती है। लेकिन ये है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में स्पेशली कोई पाकिस्तान में कहीं पे हो रहा है तो ऐसा कहीं भी नहीं है। अभी तक समझे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो एक मेजर पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। उनकी जो है प्लेसमेंट होती है प्रिजन सेटिंग में होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में होती है। तो उसमें हमें इस सेटिंग में आने के लिए तो प्रेफरेबली क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, लेकिन मास्टर डिग्री इन अप्लाइड साइकोलॉजी हो तो वो हो जाता है, या बीएस सिंपली हो। लेकिन ये है कि आप कह लें कि हम अच्छी तरह फील्ड में परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें फील्ड में आने के बाद पता चला कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी है या कहाँ पे हम मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमें। तो उसमें यह है कि सबसे पहले हमारे यहाँ ज़्यादातर थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, और हमें ये नहीं बताया जाता कि जी अगर कोई प्रोग्राम रन करना है, जैसे कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है तो वो आपने चलाना है प्रिजन सेटिंग के अंदर, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो कैसे उस प्रोग्राम को कैसे चाक आउट करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस प्रोग्राम की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती उस तरह से। बहुत ही सुपरफिशियल वे में इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। अगर यूनिवर्सिटीज़ जो है में
फील्ड के अंदर क्या हो रहा है और फील्ड के साथ लाइजन हो, जैसे प्रिजन डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटीज का आपस में, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल प्रोड्यूस होंगे और वो जो कि फील्ड में आके ज़्यादा बेटर काम कर सके। जैसे हमें तो ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ता है, उस तरह से चीज़ें नहीं है, हमें देखनी पड़ती है। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी ही वो एटलीस्ट किसी तरह अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह तैयार करके भेजे, जो कि आके फील्ड के अंदर बेटर वर्क कर सकें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा, उसके सर आप आउटकम कुछ ज़्यादा ऐड बेटर। करना चाहेंगे? Gee, so I think when there is a will, then there is always a way. So if someone wants to learn forensic psychology, तो there are a lot of books, there are a lot of courses. Content तो इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ते रहें वो ख़त्म नहीं होगा. So courses भी बहुत सारे हैं इसके ऊपर. अगर आप Google करें तो you'll find a lot of free courses. वो कर सकते हैं. तो बेसिक लेवल के अंडरस्टैंडिंग तो आप डेवलप कर सकते हैं. फिर उसके अलावा जो डिटेल्ड स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं, देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो पेड हैं. उसके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू डू अ PhD इन फोरेंसिक साइकोलॉजी, सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. आप अब्रॉड जाएं, स्कॉलरशिप्स लेके यू कैन इवन गो फॉर दैट. और उसके बाद इफ़ यू टू ऑल द साइकोलॉजिस्ट जो सुन रहे हैं, जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, I think there is a lot of opportunity in forensic in Pakistan because there are practically speaking there are no qualified forensic psychologists. I do not know of any जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कि अच्छा काम कर रहे हैं. So it leaves a lot of room. बहुत सारा स्पेस है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी, कुछ शख्स इस पे काम करना चाहे, सो आई थिंक इट्स अ बिग स्पेस, लाइक काफी बड़ा गैप है. एंड सिंस अब जो कोविड के बाद का टाइम है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, और इसके अलावा जो हमारा प्रिजन सिस्टम है, और इसके अलावा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन टोटल एवरीवन इज रिकग्नाइजिंग कि साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. सो विद एवरीवन रिकग्नाइजिंग इट, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को इस फील्ड में आना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए इस तरफ. बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, जनरल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, फोरेंसिक बहुत थोड़े हैं. सो आई थिंक दिस इज अ प्लेस. जो साइकोलॉजिस्ट यंग हैं who have the opportunity, please pursue this and you have a better future in Pakistan inshallah. और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रिजन सेटिंग में स्पेसिफिकली पूछते हैं कि हमें कैसे तैयार करना चाहिए खुद इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, इसके अलावा असेसमेंट टूल्स को कैसे यूज़ करना है, असेसमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह, मेरे ख्याल में उसको अच्छी तरह सीखना चाहिए. इसके अलावा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है अभी हम उसको प्रिजन सेटिंग के अंदर उस तरह से नहीं चला पा रहे, तो अगर हमें ये सिखाया जाए कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को कैसे रन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना कैसे करना है, उसको उसकी प्रोग्राम इवेल्युएशन कैसे करनी है, ये चीज़ें मेरे ख्याल में अगर हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल, बेशक वो अगर कोई शॉर्ट कोर्सेज की सूरत में या किसी भी सूरत में हो, तो वो हमें काफ़ी यूजफुल रहेंगी अगर हम प्रिजन सेटिंग में आना चाहें. सुने मास, आई वुड ऐड हियर कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं यंग, दे चूज देयर फोकस. या वो ड्रग रिहैब सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल दे थिंक के दे आर रिहैब, जो ड्रग रिहेबिलिटेशन वाले हैं उनका वही रोल है. या वो वहाँ चले जाते हैं बिल्कुल, या वो बिल्कुल क्लिनिकल बन जाते हैं, या वो बिल्कुल एकेडमिक बन जाते हैं. सो देयर इज नो सिंगल पर्सन जो कहेगा कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, या ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ. सो आई थिंक वी नीड एन ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सन इन प्रिजन सेटिंग, बिकॉज यहाँ पे आपके जो टास्क हैं वो हर तरह के हैं. हम क्लासेस भी पढ़ाते हैं, हम ये ड्रग सेंटर्स का रिहैब भी करते हैं, हम क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम फोरेंसिक की जो हाई लेवल की सुप्रीम कोर्ट तक में हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं. सो दैट्स अ होल पैकेज जो आपको आना चाहिए, तब आप एक इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं विद इन अ फोरेंसिक सेटिंग. सो आई वुड तो सर encourage इज देयर students एनी पोजीशन के जैसे कि आप एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, और कोई इंटर्नशिप का इस तरह का कोई प्लान होता है कि जैसे कोई ग्रेजुएशन करके निकला है और वो समझना चाह रहा है, और ऐसा ना हो कि वो ये नहीं चाह रहा कि मैं भी ट्रायल एंड एरर से सीखूं, तो किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट के अंडर वो कोई ट्रेनिंग कर सके, या इस तरह के कोई प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? नॉट एट दिस पॉइंट, बट देर विल बी इन द फ्यूचर, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. लेकिन अगेन बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और काफ़ी जो हाई सेंसिटिव जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, सो इट्स नॉट ईजी टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सेस टू दोज प्लेसेस इन द फर्स्ट प्लेस. तो इस वजह से इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन है, और इन द फ्यूचर वो भी चीज़ें भी आएंगी. बट राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं मिलती इतनी आसानी से, तो इस वजह से वो थोड़ा सा परमिशन लेनी पड़ती हैं आपको. तो वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर होगा. इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी वो भी अंडर कंसिडरेशन है. आई नो अलमास साहब इस पे गाइड करेंगे.
एक क्वेश्चन इसमें मेरा है अल्टरनेटिव मैं जी करना चाह रही थी, sorry। अल्टरनेटिव जी इसमें अल्टरनेटिव ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है हमारा, उसमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास इस वजह से अभी नहीं है कि हमारा कोई एमओयू साइन नहीं है यूनिवर्सिटीज के साथ, जो कि कोविड की वजह से डिले हो गया है पंजाब यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे प्रेजेंट डिपार्टमेंट का। तो हालात जैसे थोड़े बेहतर होते हैं तो उसकी तरफ हम दोबारा जाएंगे। तो वो अगर एमओयू साइन हो जाता है बिटवीन पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट है, तो मेरे ख्याल में फिर वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सही। सर एक क्वेश्चन मेरा है जो मुझे लगता है जी जी मेरे लिए लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब हम नॉर्मली भी केसेस देख रहे होते हैं, नॉट इन द प्रिजन सेटिंग, हम जब नॉर्मली उनको देख रहे होते हैं, हमारे पास इस तरह के इश्यूज आते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के इशू आ गए, या हमारे पास डिप्रेशन के साथ मदर्स आ रही हैं, या सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग, ये आप जो डील कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में बड़ा कम सेंसिटिविटी के इश्यूज लगते हैं। बट स्टिल एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो जो इमोशनल एक वो टर्मोइल होता है वो हम लेके घर आ रहे होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दोज दैट इमोशनल बर्डन? कि आपने आज देखा एक रेप विक्टिम देखा, वो या एक एक्यूज्ड पर्सन देखा, और उसके उनकी स्टोरी को आपने जाना, और फिर उसके बाद जब आप बीइंग अ ह्यूमन, हम सब वो फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही होती हैं, तो हाउ डू यू कोप विद दैट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो कि पॉपुलेशन का फ़र्क है, पॉपुलेशन का फ़र्क है, बट एट द कोर ऑफ एवरीवन मैं समझता हूँ कि एवरी पर्सन ये सारे जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, दे आर ऑल ह्यूमंस। ठीक है, जो सीरियल किलर्स होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस होते हैं, इफ यू डू कंडक्ट अ सेशन विद देम एंड इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली डेवलप दैट रैपो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब आप वो डेवलप कर लेते हैं तो व्हेन दैट पर्सन ओपन्स अप, तो यू अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ हार्ड कोर ऑन द आउटसाइड, बट व्हेन यू लुक इनसाइड दैट वाज अ वेरी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग इनसाइड, राइट? सो दिस इज माय एक्सपीरियंस विद देम कि आप, मैंने देखा है कि बड़े हैवी हैवी पहलवान भी आते हैं, तो वो भी जब बातचीत शुरू करते हैं, व्हेन यू लर्न के दिस दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर, और जब वो उनकी हालत होती है, ठीक है, सो दैट्स अ वेरी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग इन द इनसाइड। क्योंकि जो मेंटल इलनेस है, if someone suffers from mental illness, तो फिर उस बेचारे की जो हालत है वो सबकी सेम ही होती है। लेकिन ये है कि यस, देर आर वेरी लॉट ऑफ स्टोरीज जो हम हर रोज सुनते हैं, और वो स्टोरीज जो हैं वो बड़ी पेनफुल होती हैं, हमारे लिए भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनको क्या करें इनके साथ। लेकिन फिर ये होता है कि वी डू नॉट जज देम एट ऑल। ठीक है, सो देयर इज अ क्राइम, देयर इज एन एक्शन ऑफ क्राइम, राइट? एंड देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, सो वी ट्रीट दैट ह्यूमन बीइंग एंड वी रिमूव दैट एक्शन पार्ट फ्रॉम हिम। क्योंकि एक बंदा है, उसने उसका जो अमल था, वी एग्री के दैट वी ऑल ऑफ अस एग्री कि वो गलत था या बुरा था, बट लेकिन दैट इज अ ह्यूमन बीइंग नाउ। और बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन जनरल, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स, उसने जो कुछ मर्जी किया हो, दैट इज बिटवीन हिम एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, राइट? कोर्ट ने फैसला करना है कि उसने क्या ठीक किया कि गलत किया। दैट इज नॉट माई राइट टू जज। ठीक है, तो आई डू नॉट जज अंडर ट्रायल्स को, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई बिलीव के हो सकता है वो कोई इनोसेंट बंदा हो, उसको किसी ने फंसा दिया हो किसी केस के अंदर, और वंस दे आर इन द कोर्ट, और उसके बाद वो मामला से वहीं से क्लियर हो जाए, क्या पता दे आर प्रूवन इनोसेंट एट द एंड ऑफ द ट्रायल, और जो गिल्टी भी प्रूव हो जाए, तो वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि क्या हुआ था, कि उस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ था, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे। वी ट्राई टू एम्पैथाइज विद देम कि यार इनकी सिचुएशन क्या थी उस टाइम के ऊपर, इन्होंने क्या फेस किया। फिर आई थिंक कि जो लोग हमें लगता है कि ज़्यादा डेंजरस किस्म के क्राइम्स में, अब जिस तरह आप यू नो के मोटरवे के ऊपर वो जो गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ, या वो बच्ची थी जो, राइट? सो चाइल्ड अब्यूज के साथ ये जो केसेस होते हैं, आई मीन ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एज अ फादर, आई थिंक दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, के बड़ा फील होते हैं वो चीज़ें। लेकिन स्टिल आई थिंक के मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि वाई अ ह्यूमन बीइंग कैन गो टू दैट वर्ज, जहाँ पे वो इस तरह का कोई सिवियर एक्शन ले ले। एंड आई थिंक उससे लर्निंग ही हमारा एक पर्पज एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम उससे सीखते हैं ताकि हम कम्युनिटी को एक बेटर प्लेस बना सकें, ताकि हम ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकें। बिकॉज आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ ट्रीटमेंट, देयर इज ऑलवेज अ ट्रीटमेंट, यू कैन ऑलवेज रिहेबिलिटेट पीपल। कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, बट इट्स ट्रीटेबल, ठीक हो सकते हैं।
अलमास तो please. एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया है मिस मलिहा, हाउ प्रिजन साइकोलॉजिस्ट हैंडल हाइपर पेशेंट्स इन जेल्स, व्हाट्स देयर वे टू calm them and to handle their hypertension or aggression in fits? Uh, do you want me to answer? So basically prison is a controlled environment, it's a structured environment. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है क्या लोग खुले फिर रहे हैं और जो मर्जी इसका दिल करे वो कर सकता है. So बड़े से बड़ा क्रिमिनल, बड़े से बड़े बैकग्राउंड वाला क्रिमिनल, when they are inside a prison, they are inside a structured setting, so there are specific जो उसका कंडक्ट होता है उसको वो करना पड़ता है. अदरवाइज इट्स एन इंस्टीट्यूशन जो कि पनिश भी करती है if you do not follow their regulations. ठीक है, तो उनको वो रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. We being psychologists, when we work with such people who are like very aggressive at that specific moment, so we do have security in place. पुलिस होती है हमारे साथ जो काम कर, जब हम काम कर रहे होते हैं हमारी हेल्प करती है, and they ensure our security inside the prison setting. बाकी जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं तो we try to keep those people like behind the bars or we conduct the session from there, ताकि वो बंदा लॉक में हो और हम उससे आराम से बात कर सकें. ऐसी सिचुएशन, लेकिन दैट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट नीड टू डू दैट. और वैसे लेकिन भी वी उस आर लाइक, हाँ प्लीज जी जी उसमें ऐसी सिचुएशन से बहुत कम मिनिमम होता है ऐसा कि हमें सामना करना पड़े, लेकिन ज्यादातर तो बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है. कंट्रोल्ड. और हाँ, कभी मुझे नहीं लगता कि ये 99%. सो देयर आर 1% ऑफ द पीपल जो कि बहुत एग्रेसिव थे एट दैट वेरी मोमेंट, उनके लिए हम शायद इस तरह करें. एंड ऑल्सो आई थिंक विद आवर इंडक्शन वी आर मूविंग द प्रिजन्स अवे फ्रॉम दैट असाइलम एरा, जो असाइलम वाला टाइम होता था जब लोगों को चेन किया जाता था और ये सारी चीजें थी. सो द न्यू प्रिजन रूल्स व्हिच हैव बीन मॉडिफाइड डू नॉट अलाउ दैट. ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर, अभी पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली दैट्स एन पास नाउ कि अब कुछ लोगों को चेन करना या फिर जो मेंटल इलनेस वाले हैं उनको बांध देना, बंद कर देना. सो दैट इज हिस्ट्री. ठीक है, तो अब इस तरह से वो चीज़ें नहीं हो रही. एंड वी ऑल्सो वी डू नॉट इंकरेज दैट. हम इसको डिस्करेज करते हैं इनफैक्ट कि लोगों को हमारे पास लेके आते थे, हथकड़ी लगी हुई है, चैंड है, राइट. सो वी डू नॉट अलाउ दैट. और अब तो रिहेबिलिटेशन के इतने अच्छे हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से पीपल आर गेटिंग बेटर. और वी सी के वो लोग जिनको अटेंशन कभी नहीं मिली थी, जब उनको अटेंशन मिलती है तो दे डू अ लॉट बेटर. ठीक है, तो फिर इट्स नॉट द क्रिमिनल्स एनीमोर, इट्स एवरीडे पीपल, और वो चीजें बेहतर हो जाती. सही. एक क्वेश्चन आया है सर अलमास, अगर आप इसको आंसर करें. डॉक्टर नमाना इज आस्किंग कि आप लोग जैसे एक काम कर रहे हैं बहुत डार्क एक इस वक्त सिनेरियो के अंदर के इमोशन, एक बहुत इमोशनल टर्मोइल रोजाना का आपके ऊपर आ रहा होता है, और उसके बाद आप फिर स्टोरी सुन रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिविटी है सारी. तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि आपको कोई पॉजिटिविटी नजर आई हो, कोई लाइट ऑफ होप नजर आई हो किसी एक प्रिजनर के अंदर जिसने आपको पर्सनली मोटिवेट किया हो? बेसिकली इसमें ये होता है कि होता तो प्रिजन सेटिंग के अंदर ज़्यादातर आपकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिविटी आपने सुननी है, आपने उनकी जो फॉरेंसिक हिस्ट्री लेनी है स्पेसिफिकली, तो उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जिसमें पॉजिटिव तो उस तरह से कुछ नहीं होता. लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो जिनसे सिचुएशनल क्राइम हो गया, और इसके अलावा वो स्टिल वो होपफुल होते हैं कि अगर वो बाज़ दफ़ा बहुत कम होता है कि लोग अपनी वो उसको मानते हैं अपनी क्राइम को, लेकिन जो मान लेते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी वो बाहर जाके दोबारा से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से गुजारेंगे. इसके अलावा आप ऐसे कह लें कि स्टिल जो है वो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है उनको, अगर वो पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे तो हम उनको किसी न किसी वे में उसको पॉजिटिव साइड दिखानी पड़ती है. और इसके अलावा ये है कि उनको डिफरेंट, जैसे हम एक प्रोग्राम प्रिज्म के नाम से चला रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास एक पूरा स्केड्यूल था जिसके तहत हम उनको जो है उस स्केड्यूल के तहत हम उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, उसमें उसके थ्रू हम गुजारते थे. तो मुझे लगता है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज देखने को मिलता है. सही. सर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस? जी, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं, तो हु हैव रियलाइज्ड कि या उनसे गलती हुई. बिकॉज मेरा जो एक सेशन का जो हिस्सा होता है, सो वी डू इट जब हम पेरोल असेसमेंट्स कर रहे होते हैं. सो वी कम अक्रॉस पीपल हु हैव कन्विक्टेड विद क्राइम्स, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, अब लेट्स से कोई मर्डर किया है,
तो उसके बाद वी आर असेसिंग दैट पर्सन और उसकी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पनिशमेंट इज डन। तो अब वो बंदा है मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उससे पूछता हूँ कि ओके लेट्स से यू आर अगेन इन दैट सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि दोबारा वो उसी सिचुएशन के अंदर हूँ, वही सर्कमस्टेंसेस दोबारा हूँ, व्हाट हैव यू लर्नड ओवर दीज इयर्स, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अगेन, या क्यों नहीं करोगे ऐसे? तो फिर ही टेल्स मी, और वो जो रीजनिंग होती है दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि इतने सालों में या इस पूरे रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से क्या फ़ायदा हासिल हुआ, एंड इज इट इवन अ करेक्शनल फैसिलिटी, बिकॉज जेल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑफ अ करेक्शनल फैसिलिटी। यहाँ पे हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे हमने लोगों को दोबारा इस काबिल बनाना है कि वो दोबारा सोसाइटी के अंदर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वर्किंग कर सकें और अपने रूटीन के काम कर सकें। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि who have learned, who have gotten their lesson inside the prisons, or they say कि we'll go outside and do better, और even in fact outside की भी examples हैं। कुछ ऐसे cases भी हैं जो हमने मतलब outside भी देखे हैं, जो लोग वहाँ से release हो गए और उसके बाद follow up रख के so they have done better in their lives। ऐसा नहीं है कि once a criminal always a criminal, although there is a ray of hope and people do better in life as well, or that also motivates us a lot to do better in the jails as well for them। सही। अच्छा, हमारे पास इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है और उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, और उनके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होता है कि हम जब साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है असेसमेंट, हमें पढ़ाया जाता है थेरेपीज। उसमें से एक पॉइंट तो आपने बड़ा अच्छा उनसे रिलेट कर दिया उनके लिए कि आपने जो असेसमेंट स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई जा रही हैं और जो आपको टेक्निक्स पढ़ाई जा रही हैं उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि आपको सारी असेसमेंट मॉड्यूल्स आपके काम आएंगे आगे जाके फील्ड में, चाहे वो प्रिजन रिलेटेड साइकोलॉजी हो या कोई और फील्ड हो। बट जब थेरेपी इनको पढ़ाई जाती है या काउंसलिंग इनको पढ़ाई जाती है तो उसमें ये लोग पढ़ते होते हैं कि थेरेपी आरईबीटी इस तरह से होती है, आरईबीटी की ये टेक्निक्स हैं, सीबीटी है उसकी ये टेक्निक्स हैं, बिहेवियर थेरेपी की ये टेक्निक्स हैं। तो हाउ डू यू फिगर आउट के इस क्लाइंट के साथ जो हमने मैनेजमेंट प्लान बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, उसमें से वो जो टेलर मेड तरीका है वो ऐसा क्या तरीका है जिसको जो ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज करके ये यूटिलाइज प्रैक्टिस में ला सकते हैं? I think it's pretty much the same जो आप क्लिनिकल में करते हैं। जब हम क्लिनिकल में काम कर रहे होते हैं तो these are the therapies that we सब लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट जब बनते हैं तो we become after studying all of these theories, right? theories और ये therapies, right? जब हम क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जाते हैं फॉर इंटर्नशिप, हम हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, हम क्लिनिक्स में काम करते हैं, तो जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ फिगर आउट करते हैं कि इसका मैनेजमेंट प्लान कैसे होगा, इट्स प्रीटी मच द सेम इन प्रिजन एज वेल। ठीक है, उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं, बट हेयर बिकॉज वो लोग हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर बंद हैं। ठीक है, तो वी डू हैव एक्सेस टू देम एवरी डे। लाइक हॉस्पिटलाइजेशन में होती है जिस तरह से इन पेशेंट में एक बंदा एडमिट है, आप उसको रोज जाके राउंड करते हुए देख सकते हैं, इसी तरह से प्रिजन के अंदर भी वो बंदा रोज हमारे पास अवेलेबल है। सो वी कैन कंडक्ट, हमारे पास जरा मॉनिटरिंग की बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको एवरी डे बेसिस पे भी देख सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो उस वजह से इट हेल्प्स अस। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिस तरह से आपने कहा, हमारे पास वो जो रिवॉर्ड्स वाली चीज और ये सारी चीजें, सो इट्स इजी फॉर अस टू प्रैक्टिस हेयर बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाली चीजें भी ऑन द ग्राउंड। और आई थिंक वो जो थेरेपीज आप सब सीख रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स, जो लोग सारे बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, सो जो चीजें आप सुन रहे हैं दैट इज, इफ दैट इज मेयरली थ्योरी जो आपने पढ़ी है, तो आई थिंक यू नीड टू ट्राई इट प्रैक्टिकली समवेयर, कहीं पर ट्राई करें, किसी भी सेटिंग में ट्राई करें। इम्प्लीमेंटेशन इज प्रीटी मच द सेम, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। फिर नो मैटर व्हाट द सेटिंग इज, इट्स अ प्रिजन, इट्स अ हॉस्पिटल, इट्स अ क्लिनिक, यू कैन ट्राई दोस। उसके बाद जो आप उसके इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन अगर आपको वो आती है, दैट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन। और प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड व्हेन यू आर वर्किंग, यू हैव टू शो कि आपने वो सब कुछ अच्छा सीखा और यू कैन यूज दैट। और आई थिंक जो रिहैब प्रोग्राम्स की जो हम बात कर रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्योरीज, और ये उनकी सबके जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो वही हैं, बिकॉज हमने भी सब कुछ वही पढ़ा हुआ है और साइकोलॉजिस्ट ही हैं। सो फंडामेंटली वही चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन इन अ प्रेजेंट सेटिंग कर रहे हैं तो इट्स डिफरेंट। तो दैट्स ऑल द डिफरेंस, पॉपुलेशन ही फर्क है। इसमें एक और चीज़ ये है कि हमें देखना है कि प्रिजन सेटिंग के अंदर ज़्यादातर तो हमें ये नहीं समझा जाता कि क्लिनिकल के इशू होते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा काउंसलिंग की जो टेक्निक है, जो बेसिक टेक्निक है, वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। सारे लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं होता कि जो डायग्नोजेबल है और जो जो क्लिनिकल के क्राइटेरिया में फॉल करता है।
ज़्यादातर एडजस्टमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल उनकी बात सुन लेते हैं, आप बैठ के नॉन जजमेंटल वे में वो क्या कह रहे हैं, वो कौन से मसाइल अपने बता रहे हैं, आप उनकी बात सुन लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा उन पे फ़र्क डालती है। एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको नज़र आता है सिंपली, अगर आप नॉन जजमेंटल वे में उनकी बात भी सुन। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस साइमा बतूल पूछ रही है, हाउ डू यू डील विद क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स इन प्रिजन्स? क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स, सो विद इन अ प्रिजन सेटिंग ऐसे केसेस रेयरली देखे हैं अभी तक। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कोई केस देखा है, बट ऐसा हो तो वी कैन हेल्प देम आउट बिकॉज हम सेटिंग्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी आल्सो हैव अ से इन देयर कन्फाइनमेंट एज वेल, कि वो बंदा उसकी कन्फाइनमेंट कहाँ पर हो रही है, जेल के किस हिस्से में हो रही है। सो बट अगेन देयर हैज़ टू बी अ रूम, और उस हिसाब से जनरली लोग ये करते हैं कि दे आर अलाउड टू हैव अ वॉक, और उनकी टाइमिंग्स होती हैं कुछ के, कितनी देर उनकी, जिसको हम कहते हैं गिनती खुलेगी। सो गिनती कितनी देर उनकी खुली रहती है, तो दैट हेल्प्स देम एज वेल, के जो जो उनका टाइम होता है आउटसाइड देयर बैरक एज वेल। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारा टाइम अपनी बैरक के अंदर और अपने रूम के अंदर ही रहेंगे। सो दे डू हैव, और रूम्स भी अब इस तरह के नहीं है जितना पहले होता था। अब बड़े बड़े खुले खुले रूम्स हैं उनके पास, एंड द एयर प्रोसेस, खिड़कियां हैं उसके अंदर। सो दीज आर गुड रूम्स, ऐसा है जिसके अंदर वो रह सकते हैं आराम से। और इसके अलावा भी इफ दे फेस लाइक सिवियर इश्यूज तो वी हेल्प देम, और थेरेपीज हैं। फिर उसके अलावा यूसी के सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इफ वी कम अक्रॉस सच पीपल सो वी डू हेल्प देम। और ये सारी टेक्निक्स तो हम वो हैं जो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर उनके साथ यूज करेंगे ही, इफ वी कम अक्रॉस अ पर्सन हु हैज सच इश्यूज। Say, there's another question. Should prison psychologists stay with specific prisoners while working on their cases and doing rehabilitation? How they work by means of spending time with them? I think they want to ask कि as a psychologist, आप उनको जिस तरह behavioral assessment हम करते होते हैं, तो आप उनकी behavioral assessment के लिए throughout the day उनकी continuous observation होती है, या आपका क्या assessment procedure होता है उनके behavior को overall throughout the day monitor करने का? So जी जी please, उसमें Ammaz, go ahead. बेसिकली जी उसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा जो टाइम है वो तो ऑफिस टाइमिंग ही होती है, जो कि बाकी अदारों में सारों में होती है। इसके अलावा जो वहाँ पे उन स्पेसिफिक बैरिक में जो उनके वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है, जो उनको उनकी ड्यूटी होती है, वो हम अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। इंचार्ज बैरिक जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है आपने। तो हम अगले दिन नेक्स्ट डे जब आते हैं तो हम उससे पूछ लेते हैं उसके बारे में। और इसके अलावा आई थिंक इंचार्ज, देयर इज अ सीरियस डर्थ ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ इन एवरीवेयर। हमारे जो इदारे हैं सबके अंदर ऐसे ही होता है। इट्स अ कॉमन चैलेंज जो हर बंदा फेस करता है। साइकोलॉजिस्ट भी थोड़े से हैं, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड लाइक अ 24/7 मॉनिटरिंग। सो फिर हम ये करते हैं कि जो इनका, जिस अलमास ने कहा कि उनका जो सब स्टाफ है, जेल का स्टाफ है, दे असिस्ट अस। और इसके अलावा आई थिंक कुछ प्रिजनर्स भी होते हैं हमारे पास who are very good at it, जो जिनका जरा कंडक्ट बेहतर होता है उन बैरक्स के अंदर, उनको हम रखते हैं। और वो अपने जो इर्द गिर्द लोगों का उनका ख्याल भी रखते हैं, और एट द सेम टाइम उनको मॉनिटर भी करते हैं, और हमें अपडेट देते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि उसने आज ये किया, या उसका कंडक्ट आज अच्छा था, उसको फर्क है अब, या जो सिचुएशन है। सो आई एक्टिवली टेक फीडबैक फ्रॉम दोज पीपल, जो अच्छे लोग हैं जिनकी अब खुद अच्छी रेपुटेशन है, एंड दे आर स्टेइंग विद सच पीपल, और वो उनके बारे में हमें फीडबैक देते हैं। सही। अच्छा, ओवरऑल हम बिहेवियर थेरेपी जब हम पढ़ते होते हैं तो उसमें मेजर हम पढ़ते होते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो एक हमेशा से मुझे तजस्सुस होता था कि रीइंफोर्समेंट के लिए हम प्रिजनर्स के लिए क्या रीइंफोर्समेंट यूज करते होंगे? प्रिजनर्स के लिए विद इन अ प्रिजन बहुत सारी रीइंफोर्समेंट्स हैं। उनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ ये होती हैं कि आप उनको अलाउ कर दें कि वो पीसीओ से अपने घर कॉल कर लें। ये भी है, ये भी होती है कि जी आपने उनको कह दिया कि जी ठीक है, खाने में अब फॉर एग्जांपल मैं, ये होता है कि मैं बैठा हूँ अपने रूम में, तो हम चाय वगैरह पी रहे हैं, तो कोई प्रिजनर जैसा कंडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं जी आप हमारे साथ चाय पियेंगे आज। ठीक है, तो उसको चाय का कप दे दिया, बिस्किट्स दे दिया इनफैक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह आप आउटसाइड एक क्लिनिक में बैठे हुए अपने क्लाइंट को ट्रीट करते हैं, तो सोशल दे फील हैप्पी, रीइंफोर्समेंट यूज। दे फील हैप्पी। आज भी हमने किया सुबह, एक ना एक शख्स इसी तरह था, ही हेल्प्स मी, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना, मुझे वो ब्रीफ करता है अबाउट अदर पीपल,
उनकी काफ़ी हेल्प करता है, जो मेंटली इल होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ही हेल्प्स मी, ही प्रोवाइड्स मी एक्टिव फीडबैक। तो आई थॉट कि उसने बड़ा अच्छी आज ही डिड अ वेरी गुड जॉब, सो आई से कि ये बिस्किट्स का पैकेट फॉर यू, एंड सो दीज आर द लिटिल थिंग्स जो हम वैसे ही कर लेते हैं। और इसके अलावा भी वी फैसिलिटेट, अगर कुछ ने कॉल करनी है तो वी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्लीज कैन यू हेल्प देम, कि वो घर पे कॉल कर सके अपने किसी को सपोर्ट करके। सो दीज आर द लिटिल प्रिविलेजेस दैट वी हैव एंड वी यूज। तो उससे उनको काफ़ी अच्छा फील करते हैं वो। सलमान, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, आप कौन सी अब रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं? रीइंफोर्समेंट में यही जो आदिल ने कहा मोर लाइक यही होती है। और इसके अलावा जो है आप ये कह लें कि उनको बेसिकली मैं तो पर्सनली ये भी करता था कि मेरे पास लिस्ट होती थी जो डिजर्विंग होते हैं उनके, हम किसी तरह अगर हम फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करते हैं, जब उनका अकाउंट बना होता है तो उनकी अगर अपनी तरफ से कुछ खास तौर पे जिनकी मुलाकात नहीं आती तो हम उनको अपनी तरफ से उस उनके अकाउंट में जो है वो पैसे भी जो है वो कर देते, डाल देते थे ताकि वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें ले लें। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको, उनकी मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं? यूजुअली तो हम वो 12 स्टेप्स प्रोग्राम यूज करते हैं, उसके लिए उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस डेवलप करना, और वो काफी चैलेंजिंग होता होगा क्योंकि रेगुलर डेज के अंदर भी जब हम ड्रग एडिक्ट्स को डील करते हैं तो फिर जो हमें चैलेंज होता है वो होता है कि सबको, तो हाउ डील विद दो चैलेंजिंग केसेस जब वो वहां प्रिजन में आ जाते हैं? तो सॉरी, ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है, राइट? हाँ जी, ड्रग एडिक्ट्स की मैनेजमेंट के ऊपर बात हो। सो ड्रग एडिक्ट्स की जो मैनेजमेंट है बेसिकली, सबसे पहले तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि वो किस लेवल के यूज़र हैं। सो देर आर लाइक पीपल हु आर इन ड्रग्स केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ जेल, एंड देर आर पीपल हु आर इन ड्रग्स केसेस, वो रिपीटर्स बेसिकली जो आते रहते हैं। ठीक है, वो एक केस में जाते हैं ड्रग्स के केस में, फिर दूसरे केस में आ जाते हैं, फिर तीसरे में आ जाते हैं। सो हमारी कोशिश ये होती है, और बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, एट अ वेरी लीस्ट मैं कहूँगा, इन अ जेल सेटिंग, हम जब लोगों से पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कि आर यू, व्हाट इज योर स्टेटस राइट नाउ, ड्रग्स आप कौन कौन से यूज करते हैं, कितने यूज करते हैं। तो जब मैं सुबह उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आई गेट ऑनेस्ट आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लोग मुझे बता देते हैं कि जी हाँ, इस वक्त हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, डेली की ये क्वांटिटी है, बिकॉज दे नो कि ये हेल्थ प्रोफेशनल है, ये कोई जज नहीं है। तो इस वजह से दे वॉन्ट जज मी, एंड दे रादर दे विल प्रोवाइड मी सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद वंस वी फिगर आउट कि समवन हैज ड्रग एडिक्शन इश्यूज, फिर हम उनके साथ ग्रुप सेशंस करते हैं। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ, जो जिस तरह हो गया अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स हो गए, और इस तरह से जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक्स, उनके साथ हम ये ग्रुप्स करते हैं। फिर पीपल, कुछ लोगों में काफ़ी अच्छी इंसाइट डेवलप हो जाती है। अब मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो कि बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स रहे हैं, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड। क्योंकि प्रिजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इट्स क्लोज सेटिंग, तो आपको कई दफ़ा एक्सेस नहीं होती ड्रग्स की जो आप बाहर यूज़ कर रहे होते हैं। कई लोग खुद जानबूझ के चाहते हैं कि हमें, जो एडिक्ट्स होते हैं वो दे वांट कि आप हमें ना अरेस्ट कर लें, ताकि हम जेल के अंदर जाएं, कुछ दिन हम वहाँ रहेंगे तो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला अमल है वो हो जाएगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली। सो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली। बहुत समझदार है। करते हैं वो, कई लोगों के घर वाले उनको भेज देते हैं कि जी इनको पकड़वा दें, ताकि ये कुछ अर्सा जेल में रहें और जो है ये ठीक हो गया है वापस। रिहेबिलिटेशन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट दिस, के एडिक्ट्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल्स होते हैं। ये हमारी पुलिस के अंदर भी ये स्टिग्मेटाइज करती है उनको। फिर कोई शख्स आपको जो फुटपाथ के ऊपर नजर आता है, तो ये लोग कई दफा होते हैं उनको वैसे ही पकड़ के ले आते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज वो ड्रग फुटपाथ के ऊपर बैठ के अगर नशा कर रहा था या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहा था, वो सोसाइटी के लिए ना एज अ सोसाइटी देखते हैं कि वो उसको, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको पकड़ के ले आते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू अ रिहैब सेंटर, वो उनको जेल में ले आते हैं। तो फिर जब वो जेल में हमारे पास आ जाते हैं, फिर अगेन दैट्स द रिहैब साइकोलॉजिस्ट जो काम करता है उनके साथ वो सारी थेरेपीज और डिटॉक्सिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो मेडिकल ऑफिसर के साथ मिलके वी कंडक्ट दोज थिंग्स, ताकि उसको जो है रिहेबिलिटेट किया जा सके। कई लोग बहुत बहुत टाइम गुजार जाते हैं जेल्स के अंदर, और होता यह है कि वो आए जिस केस के अंदर थे, फिर वो जब तक वो निकलते हैं दे आर डूइंग बेटर। एक्सेस नहीं होती ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो ड्रग था उसकी सप्लाई रुक गई है, उसका यूज रुक गया है। जब यूज उसका रुक जाता है तो फिर इट हेल्प्स, फिर हम उसके साथ वो ट्रीटमेंट वगैरह चीजें कर सकते हैं।
सही, फिर मतलब during बड़ा जी मल्टीटास्किंग किस्म की लेकिन जॉब आप लोग वहाँ इसमें ये होता है कि जी जी ड्रग एडिक्शन में ये होता है कि वो जब जेल में आते हैं वो ड्रग्स उनकी स्टॉप हो जाती है, वो बड़े हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो दोबारा वापस जाते हैं, जेल से रिलीज हो जाते हैं, ज्यादातर ये रिलीज हो जाते हैं जल्दी, तो फिर जाके दोबारा से रिलैप्स कर जाते हैं और दोबारा से उसी कंडीशन में चले जाते हैं। तो हमारे पास वो जो लाइजन होता है मुख्तलिफ अदारों का ऑफिस में, वो नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लैक करती है चीज। हाँ, और लेकिन फिर भी आई हैव सीन मेनी केसेस जो कि ना लोग यहाँ से निकल गए, सो आई टेल देम कि अच्छा ये चीज़ है, यू आर राइट नाउ इनसाइड अ प्रिजन, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू अ ड्रग, तो इस वजह से यू आर नॉट यूजिंग इट, बट व्हाट इफ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू पड़ा हुआ है, सो वुड यू यूज इट और नॉट? तो फिर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फिर लोग मुझे बताते हैं कि हाँ नहीं अभी मैं कर लूंगा यूज, मैं नहीं करना चाहता, या आई डू नॉट वांट टू डू दिस अगेन। फिर इनसाइड जिस तरह डेवलप होती है, फिर पीपल लाइक टेंड टू गो अवे फ्रॉम इट, और अल्टीमेटली इट्स पॉसिबल काफी सारे लोग जो हैं वो ठीक भी हो जाते हैं इस चीज के ऊपर, जो क्विट भी कर जाते हैं। लेकिन अगेन और इस रेसिडिविज्म है, इसमें लोग पीपल डू कम बैक अगेन। एक जी जी इसमें एक जो एडवांसमेंट अभी हुई है, जो होने जा रही है, वो ये है कि प्रपोजल है कि हर जेल के अंदर 20 बेड का जो है ड्रग एडिक्शन का वार्ड बनाया जाए, जिसके जिसके ऊपर काम जारी है, जो कि बहुत अच्छी एडवांसमेंट है। होपफुली उससे ज्यादा फायदा होगा बेटर ट्रीटमेंट का। सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर अल्मास एंड सर आदिल। आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है कि इवन जो कोर्सेज हम पढ़ते हैं उसमें भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हमें नहीं बताया जाता। हमें मोस्टली थ्योरी बताई जाती है, या बताया जाता है कि 19th सेंचुरी में किसी ने इस बारे में कोई बात की थी और हम बस वो पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें मिलती है वो सही बात है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस वक्त फील्ड में हैं और वो जो काम कर रहे हैं उससे जिस हद तक हमें मिल सकती है वो हमें बुक्स नहीं दे सकती। सो इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड विद अस and thank you for the audience and for listening to us for this whole hour and asking such important questions. Thank you so much. थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, टेक मैडम, केयर, थैंक यू अल्लाह हाफिज। अल्लाह। Allah Hafiz.